हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयर रिसर्च स्कॉलर। मेरा नाम शिवम कुमार है और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर, सत्ता के समकालीन केंद्र। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने चैप्टर 1 कवर किया था, क्लास 12th हिंदी मीडियम, ठीक है। और हम इस चैप्टर में देखने वाले सत्ता के समकालीन केंद्र। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था, सोवियत संघ खत्म हो चुका था और 15 अलग राज्य बन चुके थे। यानी 15 अलग राज्य बोले तो 15 अलग देश बन करके आए थे उस सोवियत संघ से, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ था कि अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया था, अमेरिका का वर्चस्व हो गया था पूरी दुनिया में। अब अमेरिका के वर्चस्व को रोकने के लिए अलग अलग तरह के ग्रुप बनाए गए, ठीक है। अब ऐसा होता है कि यदि कोई एक व्यक्ति बहुत ताकतवर है और हम अकेले उससे नहीं लड़ सकते, तो हम अपने ग्रुप बना लेते हैं, 3-4 लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर हम उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही पूरी दुनिया ने करना चाहा और उसमें दुनिया तकरीबन कामयाब भी हुई, ठीक है। तो अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर देने के लिए, उसका सामना करने के लिए यूरोप के देशों ने एक संघ बनाया जिसका नाम यूरोपीय संघ रखा गया, ठीक है। फिर सार्क नेशंस आए, ब्रिक्स आया, ठीक, और सार्क भी आया, आसियान आया। तो ये सारे ग्रुप्स आए, रशिया भी उभर करके आया, चाइना की भी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हुई, इंडिया भी बहुत ज़्यादा उभर करके आया, ठीक है। ऐसे कई सारे देश और ग्रुप जो सत्ता के केंद्र बने, जिन्होंने अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर देने की कोशिश करी, उसका मुकाबला करने की कोशिश करी। बस यही जानने की आज हम कोशिश करेंगे। और जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स लिखे होंगे ये सब आपको एक बार पढ़ लेने हैं और बिल्कुल सेम टू सेम लिख करके आने हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। बस इनको आप समझना और पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। सत्ता के नए केंद्र का मतलब क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये जो संगठन है, ये जो ग्रुप बनाए गए, ये अमेरिका को टक्कर देने के लिए बनाए गए। अमेरिका का जो प्रभुत्व था, अमेरिका का जो वर्चस्व था, उसको कम करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए बनाए गए। अच्छा, अमेरिकी वर्चस्व का मतलब क्या होता है? अमेरिकी वर्चस्व का मतलब ये है कि देखिए, ये सारे के सारे जितने ब्रांड हैं, नाइकी है, कोका कोला, म्यूजिक, टेलीविजन, टीवी, एमटीवी, स्टारबक्स, डिज्नी, मैकडोनल्ड्स, ये सब, और एप्पल मोस्ट फेमस, ये सब अमेरिकन ब्रांड्स हैं। लेकिन हम आज के दिनों में इन सबको यूज़ करने में एक प्राइड फील करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि सांस्कृतिक वर्चस्व इतना बढ़ चुका है हमारे ऊपर अमेरिकी देश का, कि अब हम उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। जैसा अमेरिका के लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसा पहन रहे हैं, वैसा ही हम उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हम खुद नहीं कर रहे, ये हमसे करवाया जा रहा है। किसके ज़रिए? हमको मैनिपुलेट करके, बार बार एड्स दिखा करके, और हमें जो है मेंटली, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है। जिस तरीके से हम उसके वर्चस्व में आ रहे हैं। तो सत्ता के नए केंद्रों का मतलब यही है कि कुछ ऐसे ग्रुप बनाए गए, बने, जो कि अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने की एक राह में चल पड़े, ठीक है। उनमें से पहला ग्रुप देख लेते हैं। पहला ग्रुप है यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स, दक्षेस, ठीक है। और जिसको हम सार्क भी कहते हैं। रूस, चीन, जापान, भारत, इजराइल, ठीक है, दक्षिण कोरिया, ये सारे देश उभर करके आए, ठीक। अच्छा, क्षेत्रीय संगठनों की जरूरत क्यों पड़ी? सिर्फ अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करने की ही एक जरूरत नहीं थी, बल्कि दूसरी जरूरत ये थी कि आपस जो देश हैं उनके आपसी जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। और वो प्लेटफॉर्म ये ग्रुप बने, प्लेटफॉर्म ये संघ बने, ठीक है। जिसमें मैंने नाम पढ़ा अभी, यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स, दक्षेस। अच्छा, इनका जो उद्देश्य था, जैसा कि मैंने बताया कि सदस्य देशों में एकता की भावना का मजबूत होना, ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक, सदस्यों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ाना, और क्षेत्र में जो जहाँ के, जैसे यूरोपीय संघ बना यूरोप में, तो यूरोपीय संघ में 27 देश आएंगे, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ।
इन 27 देशों में क्या हुआ कि आपसी सहयोग से, आपसी बातचीत की वजह से शांति बनाए रखी, सौहार्द बनाए रखा, आपसी व्यापार करा, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। ठीक है, विवादों को आपसी बातचीत द्वारा निपटाया गया। नेक्स्ट चलते हैं, मार्शल योजना। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, 1945 में। ठीक है, तो क्या हुआ कि यूरोप को पूरा बर्बाद कर दिया गया था। बर्बाद कर दिया गया क्या, किसी ने नहीं किया था, वो खुद के खुद देश थे जिन्होंने खुद को ही बर्बाद कर लिया था। कैसे? जर्मनी, हिटलर। ठीक है, हम सबको याद आएगा। जर्मनी ने फ्रांस पे हमला किया है, रशिया पे हमला किया, फिर यूके पे हमला किया, तो जर्मनी तो इस चक्कर में बर्बाद हो गया। अब जर्मनी ने यूके को भी बर्बाद किया, जर्मनी ने फ्रांस को भी बर्बाद किया, और जर्मनी ने नुकसान पहुंचाया रशिया को भी। तो यूरोप में कोई ऐसी ताकत नहीं बची जिसके पास बहुत सारा संसाधन बच गए हों, बहुत सारा पैसा बच गया हो। तो सारे देश लगभग लगभग बर्बाद हो चुके थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अमेरिका के जॉन मार्शल थे, उनका ये प्लान था कि जो भी देश यूरोप में है, यानी वेस्टर्न यूरोप में है, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इवन उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका मदद करे। ठीक है, और अमेरिका ने मदद की। मदद के रूप में 12 बिलियन डॉलर वेस्टर्न यूरोप को रिक्रिएट करने के लिए, यानी उनकी अर्थव्यवस्था को दोबारा बरकरार करने के लिए दिए गए। ठीक है, अब ये कब हुआ? 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, और इसके जरिए जो वेस्टर्न यूरोप था उसकी आर्थिक मदद करनी अमेरिका ने शुरू की। ठीक है, ओके। तो 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गई। 1957 में 6 देशों यानी फ्रांस, जर्मनी, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ओके, और यूरोपीय एटॉमिक ऊर्जा समुदाय, ठीक है, इसका गठन किया। ये 2 ग्रुप थे जिनका गठन कर दिया गया। ठीक है, 2 कम्युनिटी का गठन कर दिया गया। जून 1979 में यूरोपियन पार्लियामेंट का गठन किया गया। उसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया। ठीक, ये चीजें जो है याद करने वाली है, ये चीजें समझने वाली नहीं है। बट क्या है कि 1957 में रोम संधि के द्वारा 2 समुदाय का गठन किया गया, जैसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय एटॉमिक ऊर्जा समुदाय। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद करने की कोशिश करो, इसको बार बार वीडियो को देखोगे, पढ़ोगे तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा। ठीक है, किताब पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतना सारा लिखा होता है, इस वजह से मैं इसमें पॉइंट वाइज लिख करके लाया हूँ, ताकि आपको कम पढ़ना पड़े, प्लस मेरी वॉइस आए, प्लस आप फोटोज देख करके पता लगा पाएंगे, और आपका जो अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा काम करेगा एक्स्ट्रा, और आप धीरे धीरे उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई। ठीक है, मास्ट्रिक्ट संधि हुई, जिसके द्वारा यूरोपीय संघ का, ठीक, यूरोपीय संघ अब बना है। 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो यूरोपीय संघ एवं सदस्य, तो जैसा बताया मैंने 1992 में इसका गठन हुआ, इसकी स्थापना हुई। अब इसका क्या है, इसकी एक मुद्रा है यूरो। ये जो ऊपर फोटो देख रहे हैं आप, ये इसका साइन है। डॉलर का साइन अलग होता है, रुपी का साइन अलग होता है हमारे, है ना। तो ये सिंबल है, ये एक साइन है, यूरो ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसका एक ही झंडा था। ठीक, इसका एक गान था, यानी राष्ट्रगान, एक ही स्थापना दिवस है, और एक ही मुद्रा है, यूरो। 27 देश हैं टोटल इसमें। ठीक है, यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, स्पेन। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय लिया, जिसे ब्रेग्जिट कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको ब्रेग्जिट है, ये वर्ड याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, और अब जो है ब्रेग्जिट के द्वारा ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया। ठीक है, और 2020 में बिल्कुल अलग हो गया। फाइन, तो अब नए सदस्य कौन कौन से यूरोपीय संघ के? वो है जो नए सदस्य जुड़े हैं,
ठीक है, वो बता रहा हूँ। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये हमने बाल्टिक नेशंस पढ़े थे कल, ठीक है, लास्ट वीडियो में। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य बोलते हैं उसे, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस और स्लोवेनिया। टोटल 27 कंट्रीज हैं जिनका ये ग्रुप है यूरोपीय संघ। ओके, अच्छा, आपको एक और नॉलेज दे देता हूँ मैं, एक और जानकारी दे देता हूँ। 1 यूरो जो है 90 रुपये 87 पैसे के करीब होता है, ठीक है, याद रखना ये। अब यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या थे और विशेषताएं क्या थी? तो यूरोपीय संघ का बेसिकली उद्देश्य ये थे कि एक समान विदेश नीति बनाई जाए, एक समान सुरक्षा नीति बनाई जाए। यानी अगर 27 देशों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो बाकी 27 देश मिलकर के जिस देश पर हमला हुआ है उस देश की सहायता करेंगे, ठीक है। आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, यानी अगर 27 देशों में आपसी कोई बहस होती है, आपसी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसको आपस में बातचीत के द्वारा आंतरिक तौर पर हल कर लिया जाए, ठीक है। एक समान मुद्रा का चलन, यानी यूरो नाम की मुद्रा थी, उसको चलाया गया। वैसे तो यूरोप में अलग अलग देशों के पाउंड चलते हैं, लेकिन एक मुद्रा का निर्माण किया गया, उसका नाम यूरो रखा गया, ठीक है। वीज़ा मुक्त आवागमन, यानी ये जो है आप फोटो देख रहे हैं जिसपे पासपोर्ट छपा हुआ और नीचे लिखा हुआ है शेजन वीज़ा, ये एक वीज़ा होता है। 27 यानी यूरोपीय संघ का एक वीज़ा है। अगर ये यूरोपीय संघ का शेजन वीज़ा आपको मिल जाता है तो आप यूरोपीय संघ के 27 देशों का अलग अलग वीज़ा लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। यानी इस एक वीज़ा को लेकर के आप 27 देशों में प्रॉपर घूम सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ के खुद उस देश के वीज़ा के बगैर, अगर आपके पास यूरोपीय संघ का वीज़ा है तो, ठीक है। आपके आगे देखते हैं, यूरोपीय संघ का झंडा देख लीजिए, ये जो 12 सितारे बने हुए हैं, सोने के सितारे, ये झंडा है। अब ये किस चीज का भाई प्रतीक है? ये है पूर्णता का प्रतीक, समग्रता का प्रतीक, एकता का प्रतीक और मेल मिलाप का प्रतीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इस चीज को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यूरोपीय संघ की ताकत। भाई क्यों लोग मानते हैं कि ये अमेरिकी वर्चस्व को खत्म कर सकता है, अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर दे सकता है? तो 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी ये, ठीक है। और इसका सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी वो अमेरिका से भी ज़्यादा था, ठीक है। इसका जो मुद्रा यूरो है वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ज़्यादा था और अमेरिकी डॉलर के हिसाब से खतरा बन चुकी थी। अभी भी खैर मुद्रा जो यूरो है वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ज़्यादा है। अमेरिकी डॉलर जो $1 के बदले हमारे 80 रुपये होते हैं और 1 यूरो के बदले हमारे 90 रुपये होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। तो ये सब जो है यूरोपीय संघ की ताकतें हैं। अब मेन ताकत समझ लेते हैं हम। यहाँ पे 2 देश थे, ठीक है। 2 देश कौन से थे? यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, और फ्रांस। इन दोनों देशों के पास जो है परमाणु संपन्न देश थे, परमाणु शक्ति थी इनके पास, ठीक है, अभी भी है। लेकिन अब जो है एक ही देश बचा यूरोपीय संघ के पास, जो है फ्रांस, जिसके पास परमाणु शक्ति है। क्योंकि 2016 में ब्रेग्जिट के द्वारा जो इंग्लैंड, जिसे हम ब्रिटेन या फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, उसने ब्रेग्जिट के द्वारा अपने आप को अलग कर लिया यूरोपीय संघ से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उसकी कमजोरियां क्या है? तो भाई ऐसा है कि 27 देश है, 27 लोग हैं, उनमें आपस में बहस होगी, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कई बार एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं। तो ऐसा ही यूरोपीय संघ के साथ होता है, हो रहा है और आगे भी होगा। इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति, यानी भाई 27 देश है, उनकी खुद की भी तो विदेश नीति है, खुद की भी तो रक्षा नीति है। तो कई बार क्या होता है, 27 देश एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं, समझ रहे हो? जैसे हम अभी देखेंगे यूरोप के कुछ हिस्सों में, जैसे इराक पे हमला का मामला था, तो इराक पर हमले के मामले में कुछ देशों ने तो अमेरिका का साथ दिया, लेकिन कुछ देशों ने बिल्कुल मना कर दिया कि अमेरिका गलत था, अमेरिका को इराक पर हमला नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो यूरोपीय संघ के जो देश थे 27 देश, उसमें बंटवारा हो गया, है ना, हम इराक पर हमले को लेकर के। तो आगे बढ़ते हैं, यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा
को लागू करने को लेकर के नाराजगी थी। भाई एक मुद्रा है, आप 27 देशों को बोल रहे हो कि एक मुद्रा चलाओ, आप यूरो, यूरो का इस्तेमाल करो, तो फिर उनकी जो खुद की करेंसी है, उनका जो खुद का नोट है, उनके खुद के जो पैसे हैं, जिसको जैसे मान लेते हैं स्वीडन पाउंड है, वो ख़त्म थोड़ी ना कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से एक मुद्रा को लेकर के कई देशों में नाराज़गी थी। डेनमार्क, स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो का मानने का विरोध किया, है ना। ये जो देश ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं, ये लाल वाला फ्लैग जो है ये डेनमार्क का फ्लैग है, और ये जो येलो और स्काई ब्लू कलर का जो फ्लैग है स्वीडन का फ्लैग है। आप इसे याद कर लेना, आगे जा करके काफ़ी काम आएगा आपके। लास्ट वाला जो फ्लैग है इंग्लैंड का फ्लैग है, ठीक है, ब्रिटेन का। तो वही एक बात है कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से जून 2016 में अलग हो गया। ठीक है, अभी हमने यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम आसियान के बारे में। ठीक है, आसियान क्या है, इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और हिंदी में से बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में 5 देशों ने, आगे जो बोलूंगा उसका ध्यान रखना, बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करे थे 5 देशों ने 1967 में, यानी 1967 में। कौन 5 देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आगे फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, इस स्लाइड में फोटो में डाल नहीं पाया। बाद में शामिल कौन से देश हुए? बाद में जो बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए, और टोटल जो थे संख्या इसकी 10 हो गई। ठीक है, आसियान का झंडा कैसे है आगे देखेंगे हम। बेसिकली 10 बालियां हैं उसमें, और जो 10 देश है उनको दर्शाता है। ठीक है, और एकता के धागे में वो बंधे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आप ऊपर जो राइट साइड में फोटो है इसको देखो, ये आसियान का फ्लैग है जिसमें 10 बालियां हैं टोटल, ये 10 डंडियां हैं, इसको आपस में बांध रखा है। 10 बोले तो 10 देश। ठीक, और ये नीचे जो फोटो है, नीचे 10 देश है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया। ठीक है, एंड ईस्ट तिमोर भी। तो आसियान शैली और आसियान के स्तंभ। आसियान शैली देख लेते हैं, आसियान शैली किसे कहते हैं, इसमें से क्वेश्चन भी आ रखा है आपके एग्जाम में। अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया, इसे ही आसियान शैली कहते हैं। आसियान शैली बोले तो एक ट्रेडिशन है कि भाई अनौपचारिक तौर पर, ठीक है, टकराव रहित, मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कोई भी, सहयोगात्मक मेल मिलाप यानी आपस में सहयोग करके चलना है। ठीक है, एक दूसरे की मदद करनी है। ठीक है, यही चाल चलन को क्या कहा गया? आसियान शैली कहा गया। 3 स्तंभ हैं इसके। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से 3 स्तंभ है। तो पहला स्तंभ है आसियान सुरक्षा समुदाय। ठीक है, जो क्षेत्रीय विवाद होते हैं, इन जो 10 देशों में अगर कोई सैनिक टकराव होता है तो उसका आपसी आपसी बातचीत से उस पर सहमति करी जाए और वो लड़ाई झगड़ा खत्म किया जाए लगभग। ठीक है, और फिर आगे आता है आर्थिक समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय। उसमें क्या होता है? आर्थिक विकास पर मदद करने एक दूसरे देशों की। ठीक है, किसी देश पर आर्थिक संकट आ गया है तो दूसरा देश, वो 9 देश मिल करके उस एक देश की मदद करेंगे। ठीक, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो भाई इसमें भी सेम चीज था कि जो टकराव था उसको कम करना था। ठीक है, बातचीत के जरिए और सहयोग को बढ़ावा देना था। ठीक, आगे आते हैं आसियान विजन 2020। वैसे तो 2023 चल रहा है, लेकिन ये जो है आपको ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से यह बात निकली है। आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। ये सब आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, समझने वाला, इसको रटने वाला सीन है इसमें। ठीक है, इसको रटो और अपना आगे बढ़ो। ठीक है, 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। इसको देख लेना, इसको याद कर लेना, जिसका उद्देश्य देशों की सुरक्षा, विदेश नीतियों में तालमेल बढ़ाना था।
ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आसियान और भारत। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्लाइड को बिल्कुल रोक करके आराम आराम से पढ़ना और मेरी बात भी सुनना। 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई। भारत ने आसियान के दो सदस्यीय देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। ये जो आप ऊपर फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव जी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, 9th प्राइम मिनिस्टर थे ये भारत के, ठीक है, नोवे। इन्होंने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था पूरब की ओर देखो नीति। नीचे प्रधानमंत्री आप इनको जानते हैं, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने यही नीति आगे बढ़ाई और इस नीति को नाम दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी पूरब की ओर देखो ही मत, काम भी करना शुरू करो। ठीक है, समझे आप, पूर्वोत्तर कार्य नीति। तो अब क्या हुआ कि 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया जो 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ। मुक्त व्यापार समझौता होता क्या है? ठीक है, अगर आप कुछ चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर आप ड्यूटी लगाते हैं। ठीक है, ड्यूटी बोले तो टैक्स लगाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से उस दाम को उसका जो दाम होता है वो बढ़ जाता है, और जब दाम बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो भाई डिमांड कम हो जाएगी उसकी, महंगी चीज कोई क्यों खरीदेगा। लेकिन अगर आप ड्यूटी कम लगाते हैं, टैक्स कम लगाओगे, तो वो सामान की जो डिमांड है, वो जो प्रोडक्ट की डिमांड है, वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, या तो बढ़ेगी या तो उतनी की उतनी रहेगी, समझे। तो इस वजह से मुक्त व्यापार समझौता होता है देशों के बीच में, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक पाए, मार्केट में ज़्यादा बिक पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 2018 में जो हमारा गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें आसियान देशों को हमने आमंत्रित किया था 10 देशों को टोटल। ठीक है, 2018 में सिंगापुर में हुए 33वें आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। 2019 में भी जो बैंकॉक में आयोजन हुआ था, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। और 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में 12 नवंबर 2020 को वर्चुअल आयोजित किया। ओके, आगे बढ़े। ब्रिक्स। ब्रिक्स होता क्या है? तो पहले ब्रिक था, ब्रिक बोले तो BRIC, यानी 4 देशों का ग्रुप था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, 5वां देश जुड़ता है 2009 में, जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। ठीक है, नीचे जो आप फोटो देख रहे हैं, 5 देशों के फ्लैग हैं, झंडे हैं, और 5 देशों के नेता हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, 2006 में रूस में एक ब्रिक्स की बैठक हुई, जिसमें 2006 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब ब्रिक जो है ब्रिक्स में बदल गया कब? 2009 में, जब साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन किया। ठीक है, अब इसकी भी सेम नीति है जैसे कि आसियान की थी, कि आपसी सहयोग को बढ़ाना। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता करना, बिल्कुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं इसे। ठीक, एक दूसरे के आर्थिक विकास में मदद करना, और जो है एकजुट करके रहना। ठीक है, ये है इसका टोटल। सम्मेलन होते रहते हैं इनके। ठीक है, 13वां सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स वार्षिक शिखर सम्मेलन होता 2021 में 9 सितंबर को, और इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी और भारत के प्रधानमंत्री ने की थी। ठीक है, इस सम्मेलन का विषय था निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग था। देखिए, हर एक ग्रुप का ये मेन मोटिव रहता है कि आपसी सहयोग बना रहे, एक दूसरे की मदद करते रहे, ताकि जो बाहरी ताकतें हैं, ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे और भी कोई ताकतें हो, उनसे हम बचे रहें या फिर टक्कर ले सकें। ठीक है, या फिर उनकी वजह से हमें कोई नुकसान हो तो हम आपसी देशों में सहयोग करके उस नुकसान को कम कर सकें। ठीक है, जैसे कि बाहरी ताकतों में से एक ताकत होती है टेररिज्म। ठीक है, ISIS आपके बारे में सुना होगा, और भी कई सारे, बहुत सारे, तालिबान। ठीक है, पाकिस्तान तालिबान, दुनिया भर के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। इनको रोकने के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान बनाया गया, CTAP। तो ये जो है 2021 में बनाया गया, 2021 में नहीं, उससे पहले बनाया गया था, आतंकवाद को रोकने के लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु भी चर्चा होती है इसमें। ठीक,
ज़रूरी नहीं आपसी सहयोग यानी सिर्फ ट्रेड को लेकर के हो, टूरिज्म को लेकर के हो, नहीं, पर्यावरण को लेकर के भी, या फिर कोई और देश में बाढ़ आई, कुछ भी आया, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको लेकर के भी चर्चा होती है और आपसी सहमति से आप एक दूसरे की मदद की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सार्क। ठीक है, हमने आसियान के बारे में पढ़ लिया, ब्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, यूरोपीय संघ के बारे में पहले पढ़ लिया हमने। अब है सार्क, दक्षेस बोलते हैं इसे, हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में। ये जो झंडा देख रहे हैं आप, ये नेपाल का झंडा है। ठीक है, हमारे देश के बिल्कुल उत्तर प्रदेश के ऊपर ही है नेपाल। ठीक है, तो काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है और ये नेपाल का झंडा है। सदस्य कौन कौन है इसके? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ इसमें। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। ठीक है, ये जो नीचे फ्लैग दे रखा है और ये जो देश दे रखे हैं, ये देश इसके मेंबर हैं, सदस्य हैं, और ये ही इसका साइन है, ये इसका फ्लैग है। ठीक है, सार्क जो लिखा हुआ है नीचे। आगे बढ़ते हैं, तो ये सम्मेलन है सारे के सारे। 2005 में 13वां सम्मेलन हुआ ढाका में। ठीक है, अफगानिस्तान ने सार्क को शामिल करने की सहमति बनी। 2007 में 14वां सम्मेलन हुआ दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। अफगानिस्तान पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हुआ, शामिल हुआ। फिर सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन होता है, कहां पर? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, जहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, इसका विषय क्या होता है? शांति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध एकजुटता करना। ठीक, 15 से 16 नवंबर 2016 को 19वां सार्क सम्मेलन होता है। कहां पे? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, तो वहां पर इसका सम्मेलन किया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि भाई कश्मीर में आतंकवादी हमला किया जाता है पाकिस्तान द्वारा, उरी सेक्टर में। ये जो आप ऊपर फोटो देख रहे हैं, ये हमारे शहीद हैं। ठीक है, जो उरी हमले में शहीद हुए उनकी फोटो है। इस हमले की वजह से हमने ये जो शिखर सम्मेलन था 19वां, जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाला था या हो रहा था, उसको हमने बहिष्कार किया। उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर नहीं गए। हमने तो किया हमारे साथ बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका ने भी इस सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया। ठीक है, आगे आते हैं बिम्स्टेक। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखो नाम लंबा, लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, याद करने के चक्कर में आप इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना। इसको याद कर लोगे तो कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको बस फैक्ट्स हैं, उसको रटना है, उसको याद करके और अपना आगे जा करके पेपर में उतार आना है। ठीक है, और दिमाग में बसा लेना, सिंपल। अब क्या होता है कि सदस्य कौन है, पहले ये देख लेते हैं। देश जिसमें है बांग्लादेश, भारत, बर्मा बोले तो म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ठीक है, वर्तमान में भारत बिम्स्टेक पर अधिक बल दे रहा है। इसके वरिष्ठ अधिकारियों की 17वीं बैठक फरवरी 2017 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित की गई। इस बैठक में व्यापार और निवेश, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, लोगों के बीच में संपर्क और अन्य क्षेत्रों में, देख लो आप कितने सारे टॉपिक कवर किए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स है ना, ये सिर्फ आपसी सहयोग के लिए, लड़ाई झगड़े को कम करने के लिए ही नहीं है। जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, ठीक है, लोगों के बीच में आपसी संपर्क, ठीक, मत्स्य पालन, भाई इन सब चीजों को लेकर के भी इसमें डिस्कशन की जाती है। समझ रहे हो? और जनवरी 2004 में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क देशों ने ऐतिहासिक दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार सौदा किया, जिसका नाम साफ्टा रखा गया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। 1 जनवरी 2006 से ये प्रभावी हुआ। सॉरी गाइस, इस समझौते के 2 मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, जितनी भी बाधाएं आ रही थी जो व्यापार करने में, उनको दूर करना। ठीक है, और जो प्रवेश शुल्क होता था, जो ये आप ऊपर देख रहे हैं, कंटेनर है, शिप है, समुद्र में तैर रही है, उसके ऊपर कंटेनर्स रखे हुए हैं, तो पर कंटेनर सरकार एक शुल्क लगाती थी। शुल्क बोले तो टैक्स लगाते थे। अब उस टैक्स को कम करने की बात की गई या फिर समाप्त करने की बात की गई। ठीक है, जिसकी वजह से जो सामान है उसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा।
ठीक है, और लोग ज़्यादा खरीदेंगे फिर ज़्यादा हम इम्पोर्ट कर पाएंगे या एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रशिया, तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी वर्चस्व के आगे हमें कौन कौन से ग्रुप खड़े हुए मिल रहे हैं और कौन कौन से देश खड़े हुए मिल रहे हैं जो कि अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर दे पा रहे हैं या फिर उसका सामना कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर उस पर अंकुश लगा पा रहे हैं। तो उनमें से एक रशिया है। सोवियत संघ जब टूटा 1991 में, तो सोवियत संघ टूटा, उसके सारे के सारे जितने भी उत्तराधिकारी बना दिया गया, उसको रशिया को बना दिया गया, रूस को बना दिया गया। सारे के सारे संसाधन बांट दिए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा संसाधन रशिया को मिले, रूस को मिले। ठीक है, रशिया और में देखते हैं, यह एक शक्तिशाली राज्य है। इसके पास खनिज, प्राकृतिक संसाधनों और गैसों का अपार भंडार है। ये बात बिल्कुल सच है। बहुत तेल है इनके पास, बहुत गैस है इनके पास। ठीक है, रूस परमाणु संपन्न, शक्ति संपन्न राज्य है, यानी न्यूक्लियर पावर स्टेट है। ठीक है, G5, ठीक, आप G5 बोलते हैं, P5 बोलते हैं हम। 1945 में यूएनएससी आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 देश हैं, जिसमें अमेरिका आता है, फ्रांस आता है, इंग्लैंड आता है, चाइना आता है और रशिया आता है। ठीक है, तो उस 5 में से एक मेंबर रशिया भी है और रशिया वीटो पावर रखता है। ठीक है, दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है रशिया। ज़्यादातर प्राकृतिक संसाधनों का जो उत्पादन और निर्यात करने के लिए फेमस है। ठीक, और अमेरिका से अभी भी पीछे है ये, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। 1993 में संविधान, 1993 का संविधान इसको एक गणतांत्रिक सरकार के साथ लोकतांत्रिक संघात्मक कानून आधारित देश घोषित करता है। ठीक है, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम की बातचीत हो रही है। ठीक है, यह यूएनओ का एक स्थायी सदस्य है, यूनाइटेड नेशंस का एक स्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर है, और उसके पास वीटो पावर भी है। ठीक है, यहाँ पर यूएनओ नहीं आना चाहिए था, यूएनएससी आना चाहिए था, गलती होगी मेरे से। तो आप यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्थायी मेंबर है, इसके पास वीटो पावर है। ठीक है, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये व्लादिमीर पुतिन है, इनको आप जानते होंगे। यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है अभी, तो ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो इनके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, दूसरी सबसे बड़ी सेना, यानी अमेरिका के बाद अगर किसी के पास सबसे बड़ी सेना है तो रूस के पास है। ये एक परमाणु संपन्न देश है। अरे अच्छा, परमाणु संपन्न, ये परमाणु संपन्न होता क्या है? तो आप जो नीचे फोटो देख रहे हो, परमाणु बम का विस्फोट है। ठीक है, ये न्यूक्लियर जो बम है उसको टेस्ट किया जा रहा है। अब इसकी एनर्जी देखो, करीबन 3-4 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये जो बादल बना देता है, इतना मतलब इतना पावरफुल होता है। ठीक है, और ये ज़्यादा कुछ नहीं, 3-4 किलो 5 किलो का बम होगा। ठीक है, और ये इतनी एनर्जी क्रिएट कर देगा कि आपको कई किलोमीटर दूर से इसकी आवाज़ सुनाई दे जाएगी, इसकी गर्मी दिखाई दे जाएगी। ठीक है, और इसकी रेडिएशन पता चल जाएगी। बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक, और कुल रूसी हथियारों के निर्यात में भारत का 25% हिस्सा, यानी रूस जो है हथियार बनाता है, देशों को बेचता है, उसमें से 25% जो हथियार हैं वो भारत अकेला खरीदता है। ठीक है, इसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट भी है। गाइस, ये था रशिया के बारे में। ठीक है, अभी जो है 5 देश और बच रहे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत है इस चैप्टर में, लेकिन ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में लेके आऊँगा। तो अभी हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, चाइना के बारे में, जापान के बारे में, साउथ कोरिया के बारे में और इसराइल के बारे में। ठीक है, ये 5 देश ऐसे हैं जो कि अच्छे से अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर दे रहे हैं, उसका सामना कर पा रहे हैं और अपनी भी आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से। जैसे चाइना बहुत उभर करके आया है, अब अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चाइना है, जिसकी आर्थिक व्यवस्था सबसे ज़्यादा है। $19 ट्रिलियन की इनकी इकोनॉमी है, हमारी अभी 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो भाई काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को बहुत जल्दी टैकल कर लिया जाएगा। अमेरिकी वर्चस्व इतना ज़्यादा सालों तक ठहरेगा नहीं, मुझे लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक थी ये वीडियो। सेकंड पार्ट आएगा, कल आएगा इसका। कल आप वेट करो, मैं कल तक शाम तक लेके आऊँगा इसका सेकंड पार्ट। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों का
अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, आई होप, और मेरी मेहनत कामयाब हुई, आपको मैंने कुछ सिखा दिया, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, और शेयर करो यार, ठीक है। चैनल को ग्रो करना है मेरे को, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने का, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। थैंक यू सो मच।